नमस्कार। आप सभी का सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन की जो हम सीरीज चला रहे हैं वो उसकी आज ये तीसरी सेट है। पहले और दूसरी सेट हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है। अगर आप में से किसी ने अगर वीडियो को नहीं देखा है सेट 1 और सेट 2, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। DSSB के नाम से वो प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और उसमें सेट 1 और सेट 2 को देखिए। वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम रोज लेके आते हैं एक सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, नए नए एडवर्टीजमेंट, एग्जाम रिलेटेड, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन छूट ना पाए। चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेट थ्री में आगे बढ़ते हैं। सेट थ्री में बताना चाहेंगे जो सेट थ्री है वो, उसमें क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। जो क्वेश्चन आए हैं वो पीजीटी कॉमर्स मेल के लिए जो एग्जाम हुए हैं 28/6/2021 को शिफ्ट सेकंड के, उसके सारे क्वेश्चन हैं जीके जीएस के। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। तो पहले जो संविधान जब बना था उसमें टोटल कितनी जो है भाषाएं शामिल थी 8वीं अनुसूची में, अभी कितनी हो गई है ये बात भी हम आपको बताएंगे। तो जब हमारी संविधान बना था उसके 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 14 भाषा थी। तो 14 भाषा को शामिल किया गया था। लेकिन अभी जो कुल कितनी हो गई हैं? कुल 22 हो गई हैं। अभी कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब संविधान बना था तो कुल 14 थी, अब 22 भाषाएं हो चुकी हैं। आगे चलते हैं। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। जो हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में लगभग अभी तक कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो अभी तक 52 जो है टाइगर रिजर्व हैं टोटल। तो सबसे लास्ट वाला जो है टाइगर रिजर्व 52 नंबर का, वो है रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा, इसका आंसर हो जाएगा वो बांधवगढ़ होगा। इसका आंसर हमारा बांधवगढ़ जो है वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व है, जिसमें हम ये हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज के बारे में पूछा गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों खोज के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी? तो वो थे हमारे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को डीआरडीओ के वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का पुरस्कार मिला था? डीआरडीओ जो भारत की काफी एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की, जिसमें हमारे देश के रक्षा संबंधित जो जितने भी जो वाहन हैं, हथियार है, राइफल है, ये सारी चीज ये बनाती है। उसमें जो है बेस्ट वैज्ञानिक का पुरस्कार जो मिला था वो हेमंत कुमार पांडे को मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343A के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा के बारे में पूछा गया है। भारतीय संविधान के 343 के अनुसार भारत की राजभाषा पूछा गया है। तो वो थी हमारी देवनागरी लिपि हिंदी में। ठीक है। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या असमान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, वो क्या कहलाते हैं? यहाँ देखिए, परमाणु संख्या जो है असमान है। अगर परमाणु संख्या असमान है तो वो हो जाता है समभारी। अगर द्रव्यमान संख्या असमान है तो वो हो जाता है समस्थानिक।
तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है परमाणु संख्या असमान है। तो परमाणु संख्या असमान है तो इसका आंसर हो जाएगा समभारी। अगर द्रव्यमान संख्या असमान होता है तो वो हो जाता है हमारा समस्थानी। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुस्मृति सबसे पुराना भारतीय कानूनी पाठ लिखने के लिए किस भाषा का उपयोग किया गया था? जो मनुस्मृति है काफी फेमस पुस्तक है, उसका पाठ लिखने के लिए किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो वो भाषा था संस्कृत। संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया था मनुस्मृति के पाठ को लिखने के लिए। एपिग्राफी को किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है? एपिग्राफी जो है उस किसके अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो पहला है शिलालेख, दूसरा है वेदों, तीसरा है नक्शा, चौथा है पुराने किस्से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पुराने किस्से के लिए जाना जाता है, एपिग्राफी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1946 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में महात्मा गांधी जो है, इसका ऑप्शन नहीं होगा। BR अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता थे वो भी इनके इसका ऑप्शन नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं होंगे। इसका आंसर जो होगा वो होगा BN राव। 1946 में संविधान सभा के सलाहकार के रूप में, संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को ही नियुक्त किया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति देश में कहीं भी महापौर के पद पे काबिज होने वाला भारत का सबसे कम उम्र का व्यक्ति है? महापौर का जो चुनाव होता है उसमें सबसे कम उम्र के व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। जो अभी तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जो महापौर के पद पे काबिज हुए हैं, तो वो होंगे आर्य राजेंद्रन। आर्य राजेंद्रन जो है महापौर के पद पे काबिज होने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। आगे चलते हैं। जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है वह दर क्या कहलाती है? तो वो दर कहलाती है बैंक दर। ठीक है, अगर रेपो रेट की बात करें तो जिस रेट पे होता है बैंक जो रिजर्व बैंक जो होता है दूसरे बैंकों को लोन देता है, और रिवर्स रेपो रेट जो वो लेता है दूसरे बैंकों से जो ऋण। आगे बात करते हैं। एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले व्यक्तियों में से एक किस देश से हैं? एडमंड हिलेरी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले व्यक्तियों में से एक किस देश के, इसके बारे में पूछा गया था। वो देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की रहने वाली है एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी कहाँ की रहने वाली है? न्यूजीलैंड की। ठीक है, आगे चलते हैं। 2021 में दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दूसरा विंटर गेम्स जो का आयोजन किया गया था नेशनल, वो किया गया था गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में गुलमर्ग में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला तो है एशिया, जैसा सब लोग जानते हैं। दूसरा, पहला जो महाद्वीप है सबसे बड़ा वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और दूसरा के बारे में पूछा गया था तो वो है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे जाना जाता है? तानसेन जो काफी फेमस है, उनके बारे में कौन नहीं जानता? तो 20वीं सदी के तानसेन के रूप में अगर बात करें तो कौन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है पंडित जसराज, दूसरा है उस्ताद जाकिर हुसैन, तीसरा है पंडित रविशंकर, और चौथा है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो गया उस्ताद बड़े गुलाम खान, जो इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं एक प्रीवियस ईयर जीके जीएस के सेट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है एनटीपीसी जो रेलवे का रिजल्ट है वो बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंकों की सीरीज चलाने वाले हैं कल से। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हैं एनटीपीसी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी हम लेके आ रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए तैयारी से पहले आप लोगों को सीबीटी 1 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद से जो प्रीवियस ईयर में जैसे 16 में 19 में जो भी एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो होंगे काफी अलग ढंग से तैयार किए गए होंगे। साइंस के अलग, हिस्ट्री के अलग, सिविक्स के अलग, पॉलिटी के अलग, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएंगे वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन इंग्लिश में हो गया है। ये पूछा गया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आयोग था, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे किया गया था। इसका एक्ट जो आया था 1934 में आया था, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1935 में। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो पहले भारतीय गवर्नर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे वो थे सीडी देशमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा द्वीप, जहां पर एलिफेंटा गुफाएं स्थित है, का प्राचीन नाम है? प्राचीन नाम किसका है एलिफेंटा द्वीप का? तो ये हो जाएगा आपको घारापुरी। घारापुरी जो है इसका आंसर हो जाएगा। घारापुरी जो है एलिफेंटा द्वीप, जहां पे एलिफेंटा गुफा स्थित है, का प्राचीन नाम है किसका? घारापुरी का। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मनोहर पर्रिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है कि ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये थे वामन सुभा प्रभु। वामन सुभा प्रभु के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है? फतेहपुर सीकरी जो शहर है उसकी स्थापना के लिए कौन सा शासक जाना जाता है? तो फतेहपुर सीकरी के जो शहर की स्थापना है वो शाहजहां के द्वारा नहीं की गई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा नहीं की गई थी, हुमायूं के द्वारा नहीं की गई थी। वो की गई थी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा की गई थी फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन के ही सेट जीएस जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम होते हैं टायर 1 के डीएसएसबी में। तो ये 20वां क्वेश्चन है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में संपन्न हुआ ऐतिहासिक भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला? तो वो खिलाड़ी थे पैट कमिंस। पैट कमिंस को ये पुरस्कार दिया गया था। और एक और बात करें, इसी ऐतिहासिक सीरीज में जो भारत के कप्तान उस समय थे टेस्ट के, अजिंक्य रहाणे, उनको मुलग मेडल का अवार्ड दिया गया था। जो प्रथम खिलाड़ी हैं किसी भी देश के जिनको ये अवार्ड दिया गया था। तो मुलग अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति या पहले भारतीय पूछे तो वो हो जाएंगे हमारे अजिंक्य रहाणे। इसी ऐतिहासिक सीरीज में उनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए आज हमारा ये क्वेश्चनों की सीरीज आज यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं एक सेट जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। तो कल हमारा सेट चौथा होगा जिसमें आप लोग के लिए हम फिर 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ जो होगा वो हम अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे आपको। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे कल इसी समय। थैंक यू।